हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? ये क्लास 9th का 3rd यूनिट है, एटम्स एंड मालिक्यूल्स, NCERT है। इसमें आप लोग देखिए, अभी थ्योरी आप लोगों को बता रही हूँ, इसके बाद जो है तो आप लोगों को आंसर क्वेश्चन इसके बताएंगे। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा, मतलब अति सूक्ष्म कण जिसे बिल्कुल भी विभाजित ना किया जा सके, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक आए जिनका पाकुधा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। मतलब सभी लोगों ने यही बोला कि परमाणु वह अविभाज्य कण है जिसके छोटे छोटे सूक्ष्म कण किया जाए तो जो अविभाज्य कण रहेगा, जिसको विभाजित न किया जाए, वही क्या है? परमाणु है। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिक के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब तक क्या होता है? वैज्ञानिक आतवा एल लावाइजिए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। तो लवाइजिए ने क्या दिया? लवाइजिए ने और ये जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के नियम दिए। रासायनिक संयोजन के कितने नियम दिए? 2 दिए, जिसमें से द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया पहला और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम दिया। तो इसमें से लावाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। पहला किए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी पदार्थ को ना ही कम किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जिस प्रकार एनर्जी को किया जाता है कि ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, उसी प्रकार द्रव्यमान के संरक्षण का नियम भी है। निम्न में से एक्स और वाई रसायनों का एक युगल लीजिए। मतलब इसमें एक्स और वाई 2 जो है तो कंपाउंड लेना है। जैसे एक कॉपर सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, लेड नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो एक्स वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं एक्स के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हों। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क लगाइए।
है ना, जिससे ये बंद हो जाए। ये देखिए इसमें एक फ्लास्क है, इसमें एक छोटी सी जो है तो डोरी बांध करके एक छोटी परख नली डाला गया है शंक्वाकार फ्लास्क में, और एक्स जो है तो विलयन छोटी परख नली में है, वाई जो है तो बड़े में है। अब दोनों को जो है तो इसको मापा जाएगा कि इसका कितना द्रव्यमान है, फिर दोनों को मिलाया जाएगा, फिर उसके बाद कितना द्रव्यमान है। इस प्रकार से पता चलता है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम में कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता, चाहे दोनों को अलग अलग रखें या दोनों को एक साथ मिला दें। अंतर वस्तु युग देखिए फिर इसमें क्या लिखा है, वाई के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स के विलयन युक्त छोटी परख नली अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। अब इसमें जो ये दोनों मटेरियल एक्स और वाई हैं इनको मापना है। इसके बाद मापने के बाद अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए कि जिससे एक्स एवं वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हों, मतलब दोनों को मिक्स कर देना है। अब पहले दोनों को अलग अलग करके मापना है, उसके बाद दोनों को मिश्रित करके माप करना है। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? फ्लास्क के मुख पर कार्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो लेवाइजिए ने दिए थे। और इस स्थिर अनुपात का नियम जो है तो लेवाइजिए और प्राउस्ट ने, तो लेवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी से भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। अब आप लोग सोचेंगे 1:8 कैसे होता है? तो H2O तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, इसका परमाणु भार क्योंकि 1 होता है, अब इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो 2 है, और ऑक्सीजन के 16 होता है परमाणु भार, इसलिए तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इसलिए जो है तो 1:8 होता है जल का अनुपात सदैव, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ये 14:3 कैसे आ गया? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आप लोग देखिए, इसमें यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है जो 1 से लेकर 30 तक का दिया हुआ है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, उनको दोनों को याद कर लीजिए तो आसानी से आप लोग इनको कर पाएंगे। अभी आगे तो बहुत सारे इनके फार्मूला भी बनाने होंगे। अब देखिए जैसे नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 3 होता है। अब 3 से तो कटने वाला नहीं है, इसलिए इसका फिक्स अनुपात है कि 14:3 ही होगा, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये किसने कहा? प्राउस्ट ने कहा। कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तो प्राउस्ट ने दिया। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन MCQ में भी पूछ लेगा कि किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये बात किसने कही? प्राउस्ट ने कहा। फिर जॉन डाल्टन के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा कि जॉन डाल्टन का जन्म कब हुआ? तो 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की।
7 साल बाद वह एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी कि अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था, जब तक कि इसका प्रयोग नहीं किया गया था। तब तक माना गया था, जो महर्षि कणाद ने बोले थे, फिर पाकुदा ने बोला, फिर और वैज्ञानिकों ने बोला। तो ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु ही नाम दिया। लेकिन डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम दोनों की युक्त संगत व्याख्या की। मतलब कि ये है कि जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया है, इन दोनों को नियम को ध्यान में रख के उन्होंने अध्ययन किया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे यूज करें और निश्चित अनुपात का नियम कैसे इसमें लागू होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे इसके कैसे कर सकते हैं, देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सभी जो द्रव है, कोई भी पदार्थ, एनी वन, जो भी हमें दिखता, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, सभी काहे से बने हुए, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, ना ही उनका विनाश होता। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ बनती है, उसका ना ही नाश किया जा सकता, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, ना ही उसे सृजित किया जा सकता, अलग से नहीं बनाया जा सकता है। फिर नंबर 3 पॉइंट है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के जो एक समान तत्व होंगे, उनके जो है तो रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, और जो भिन्न भिन्न तत्व होंगे तो उनके परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान के अलग अलग गुणधर्म होंगे, जो एक समान होंगे उनके एक समान होंगे। फिर 5th पॉइंट देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। कंपाउंड कैसे मिलते हैं, जब दो यौगिक मिलते हैं, दो तत्व मिलते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे NaCl एक क्या है, ये एक यौगिक है। फिर 6 पॉइंट देखिए, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में कौन सी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। मतलब नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में और पढ़ने को मिलेगा। अब इसके बाद देखिए, इधर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी कि परमाणु क्या होता है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह को एक इमारत निर्मित होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत सूक्ष्म कण, जैसे एक ईंटा ले लीजिए, अब एक ईंटा को रखते रखते एक दीवार बनती है, फिर एक दीवार से एक घर कमरा बन जाता, फिर एक कमरा से बहुत बड़ी इमारत बन जाती है। इसी प्रकार से परमाणु की संरचना होती है, परमाणुओं से संरचना होती है। इस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बाबी या एंट हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। जैसे कि जो किसी बाबी जो बनी रहती हैं, जैसे राजस्थान में बहुत बनी हुई हैं, जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता था, वो चीज़ें, तो रेत का छोटा सा कण होता, मतलब एक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। और इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु होती है। फिर परमाणु कितने बड़े होते हैं?
परमाणु कितने बड़े होते हैं? तो देखिए परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। मतलब वो सोच भी नहीं सकते कितने छोटे होते हैं उनको, मतलब सूक्ष्म आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। मतलब लाखों परमाणुओं को, छोटे छोटे लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखेंगे तब जाके एक कागज की शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। अब देखिए परमाणु की त्रिज्या, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, चाहे आपके क्लास 9th हो चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो भी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। फिर 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। अब आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जब मीटर में पूछेगा तो 10⁻⁹ है तो तब होगा 1 नैनोमीटर, और जब 1 मीटर में पूछेगा तो 10⁻⁹ बस होगा, उसमें माइनस नहीं लगेगा। फिर इसके सापेक्ष साकार देखिए इन त्रिज्या को मीटर में, जैसे 10⁻10 इसमें क्या है? हाइड्रोजन परमाणु है। फिर जल का क्या है? 10⁻⁹ जल अणु है। हीमोग्लोबिन का 10⁸ है हीमोग्लोबिन का अणु। 10⁻4 रेत का कण है। 10⁻3 चींटी का है। 10⁻1 सेब है। मतलब जिसके जितनी बड़ी घात वो उतना ही छोटा है परमाणु, जिसकी जितनी कम घाती है वो उतना ही बड़ा है। आप लोग तो समझ गए होंगे। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे ये देखिए सिलिकॉन की जो है तो सतह पर प्रतिबिंब, यानी कि इसमें जो छोटे छोटे बिंदी जैसे दिखाई देता है वो सब परमाणु हैं। कई लाख परमाणु इकट्ठा रखे जाएंगे तब इस तरह की संरचना दिखाई देगी। अब विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। डाल्टन जो है तो सबसे पहले तत्वों का प्रतीक के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने सोचा किस तरह से तत्वों का प्रतीक लिखा जाए, उसके बारे में सोचा। फिर उनकी मदद किसने की? अब देखिए इसमें उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया था। किसने सुझाव दिया था? देखिए ये पॉइंट नोट करने वाला है। आप लोग कुछ शार्ट्स नोट्स बनाते जाइएगा कब किसने किसकी खोज की, किसने क्या किया, ऐसे करके तभी जाके फिर बाद में अपना आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जल्दी से जल्दी याद होंगे। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था। सुझाव दिया बर्जीलियस ने, प्रतीक दिया जो है तो इन्होंने डाल्टन ने। तो इन्होंने कैसे दिए देखिए, जैसे हाइड्रोजन के में देखिए एक बिंदु बना हुआ हाइड्रोजन का, फिर कार्बन का पूरा गोला बना हुआ ब्लैक ब्लैक इसमें थोड़ा सा, फिर ऑक्सीजन का सिंगल सिर्फ गोला बस बना, फिर फास्फोरस में 3 लाइनें हैं इसमें, और फिर इसमें सल्फर में 4 लाइनें बनी हुई हैं। आयरन का आई बस बना हुआ है, कापर में सी बस बना हुआ है, लेड सीसा में एल बना हुआ है, सिल्वर में यस बना हुआ है, गोल्ड में जी बना हुआ है, प्लेटिना में पी बना हुआ है, और पारा में देखिए डॉट डॉट करके बना हुआ है। इस तरह इनके प्रतीक भी आ सकते हैं कि किसका प्रतीक हाइड्रोजन का है, फास्फोरस का है, सल्फर का है, किसका है। इसे 1 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये ध्यान में रहेगा किस प्रकार से है। डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक है, ये डाल्टन ने दिए थे। ये प्रतीक जो हैं तो ये 12 जो हैं तो ये डाल्टन के दिए हुए प्रतीक हैं।
फिर प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। अब देखिए IUPAC का नाम भी पूछ लेगा एक नंबर में, क्या UPAC का नाम क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको शॉर्ट्स नोट में लिख लीजिएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन का एक ही शब्द से लिखा जाता है इसलिए हाइड्रोजन कैपिटल से है। अब एल्युमिनियम को AL से लिखा जाता है इसलिए इसमें दोनों एक जो है तो कैपिटल लेटर लेंगे, एक स्मॉल लेटर लेंगे, ना कि दोनों AL कैपिटल में लिख देंगे। दोनों कैपिटल में लिखने से गलत हो जाएगा। कोबाल्ट का कैपिटल C है और स्मॉल O है तो CO कोबाल्ट का हो गया। अब इस तरह से नहीं लिखेंगे कि CO दोनों कैपिटल लिख दें, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्लोरीन का Cl है, जिंक का Zn है। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण के लिए जैसे लौह आयरन का प्रतीक Fe है जो कि उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na है, पोटेशियम का प्रतीक K है। क्रमशः सोडियम जो है तो नाइट्रियम से तथा पोटेशियम जो है कैलियम से व्युत्पन्न हुआ है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे आयरन जो है तो फेरम उसको बोला जाता है लैटिन भाषा में, और इसको पोटेशियम को कैलियम, सोडियम को नाइट्रियम। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। फिर इसके बाद देखिए परमाणु द्रव्यमान। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको देखकर सभी को लगता है कि हम और इसके बारे में खोज करें। इस प्रकार से और जो है तो वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिली और उन्होंने खोजबीन चालू कर दिया। चूँकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। अब देखिए ये कुछ तत्व और प्रतीक दिए हुए हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद फिर आगे बताती हूँ। तो इसको जो है तो याद बहुत करना जरूरी नहीं है, पर याद रहे तो और अच्छी बात है। इसको बार बार 2 बार 4 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम का Al है, आर्गन का Ar है, बेरियम का Ba है, बोरान का B है, ब्रोमीन का Br है, कैल्शियम का Ca है, कार्बन का C है, क्लोरीन का Cl है, कोबाल्ट का CO है, कॉपर का Cu है, फ्लोरीन का F है, स्वर्ण गोल्ड का Au है, हाइड्रोजन का H है, आयोडीन का I है, आयरन का Fe है, सीसा का Pb है, मैग्नीशियम का Mg है, नियान का Ne है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, पोटेशियम का K है, सिलिकॉन का Si है, चांदी का Ag है, सोडियम का Na है, सल्फर का S है, यूरेनियम का U है, जिंक का Zn है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी
तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ में इसलिए उपरोक्त सारणी में दी गई है कि इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। और इसका जो है तो हमारे इसमें दिया भी हुआ है, मैं परमाणु क्रमांक परमाणु बार बता दी हूँ 1 से 30 तक, तो आप लोग उसमें से भी देख सकते हैं 1 से 30 तक, थोड़ा 2 बार 3 बार देख लीजिए। फिर इसी का यहाँ ऊपर से यह दिया हुआ जो हम आप लोगों को बता दिए, परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन के सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया। फिर ये परमाणु द्रव्यमान कुछ परमाणु के ये दिए हुए हैं जो आप लोगों को बता दिए। फिर हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हुए जो कार्बन एवं ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित होता है, प्रायोगिक तौर पर यह निश्चित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में इसी को कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती हैं। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 यूनिट तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसे यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमानों के 1/16वें भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक या कंपाउंड बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन के 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में ले लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका मानक द्रव्यमान 12 इकाई है, तो 12 तरबूजीय इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब वह फलों के सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई FMU में बेचता है। इस तरह से देखिए, एक जो तरबूज इसके 12 टुकड़े कर लिए और इस प्रकार से इसका द्रव्यमान निर्धारित कर लिया कि जितना इसका भार है, इधर एप्पल रख के माप के दिखाया गया है तरबूज के 12 टुकड़े करके। फिर देखिए यहाँ किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है।
कुछ तत्व परमाणु द्रव्यमान दिए हुए हैं। देखिए सभी के द्रव्यमान याद रखना बहुत जरूरी है, आप लोग इसको देख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है, कैल्शियम का 40 है। अब इसके परमाणु क्रमांक भी आप लोग देख लीजिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु भार 14 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका परमाणु भार 16 होता है। सोडियम का जो है परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, परमाणु भार 24 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु भार 32 होता है। क्लोरीन का 17 होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 35.5 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, परमाणु भार 40 होता है। गाइस जब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।